जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि स्वस्थ शरीर का सबसे बड़ा राज क्या खाते हैं नहीं बल्कि कैसे खाते हैं में छिपा है, तो क्या आप मानेंगे? आज हम जानेंगे एक ऐसी आसान आदत जो आपकी सेहत को पूरी तरह बदल सकती है। आखिर क्या है माइंडफुल ईटिंग? आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्योर लर्निंग सेंटर। तो स्टूडेंट, इस चैनल पे हम एजुकेशनल कंटेंट लेकर आते हैं। जैसे कि आज हमने क्लास 6 का चैप्टर 3 लिया है, माइंडफुल ईटिंग। तो बच्चों, इस चैप्टर में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, किस सीज़न में कैसा खाना खाना चाहिए, क्या छोटी छोटी आदतें होती है हमारे खाने की जो हम एक स्वस्थ शरीर की तरफ लेकर जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, माइंडफुल ईटिंग। Who is healthy? Who is healthy? Who is healthy? One who eats food that is wholesome in moderate quantities and appropriate for the season, time and place. ये क्या कह रहा है कि कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है? वो जो पौष्टिक खाना खाता है और सीजन के हिसाब से, जगह के हिसाब से और समय के हिसाब से एक मॉडरेट क्वांटिटी में और एक पर्याप्त उचित खाना खा रहा है, वही क्या है? हेल्दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। मेदू और मिष्टी क्या करते हैं? मेदू और मिष्टी अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे हर दिन आज का विचार पढ़ते हैं। टुडेज थॉट अनेन जातानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस। तो उन्होंने नोटिस बोर्ड पे कौन सा थॉट पढ़ा है? अनेन जातानी जीवंती। मतलब क्या हुआ इसका बताइए? इसका मतलब क्या हुआ कि फूड हमें क्या देता है? लाइफ देता है। ठीक है, हमारे जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी होता है? खाना। तो ये जब वो विचार पढ़ते हैं तो वो काफ़ी क्यूरियस हो जाते हैं। तो मिष्टी मेदू को बताती है कि ये एक संस्कृत का श्लोक है जो क्या कह रहा है कि फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। व्हाट डू वी ईट? हम क्या खाते हैं? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, चलिए पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। हम सब हर रोज खाना खाते हैं। फूड इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। खाना क्या है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे जरूरी क्या बन गया है? कॉम्पोनेंट बन गया है। ठीक है, लिस्ट द फूड आइटम यू हैव कंज्यूम ओवर द वीक इन टेबल 3.1। अब आपके लिए एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में आपको आपने पूरे हफ्ते जो जो खाना खाया है वो सारा लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने एक टेबल है। ठीक है, और आपने पूरे हफ्ते में क्या क्या खाना कंज्यूम किया है वो आपको लिखना है। जैसे मंडे को आपने क्या खाया था, ट्यूसडे को क्या खाया था, तो टिल संडे तक आपको ये अपनी टेबल प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो आपको ये टेबल प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और इसको कमेंट बॉक्स में भी प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपने मंडे को क्या खाया, ट्यूसडे को क्या खाया। ठीक है, तो आपको ये पूरा टेबल प्रिपेयर करनी है। What observation can you make about your food from the data collected in table 3.1? Do you eat the same kind of food in every meal or do your choices vary? क्या कह रहा है ये कि जो आपने टेबल 3.1 में डाटा कलेक्ट किया है उससे आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया? क्या आपने हर मील सेम तरीके की खाई? मतलब एक ही जैसा आपने मॉर्निंग में खाया, एक ही जैसा खाना आपने इवनिंग में खाया, लंच में खाया, या फिर आपकी चॉइसेस वेरी कर रही है, मतलब अलग अलग आपने मील ली। तो कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड। अब आपने जो लिस्ट बनाई और आपके फ्रेंड्स ने जो लिस्ट बनाई उसको कंपेयर करना है। ठीक है, फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम बाय यू एंड योर फ्रेंड। अब आपने और आपके फ्रेंड ने जो टेबल बनाई है उसमें आप देखिए कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी है, क्या उसमें सेम मैच हो रहा है, क्या उसमें डिफरेंस है। What did you find? Record your findings in your notebook. अब आपको जो भी अलग दिख रहा है, जो भी सिमिलर दिख रहा है, जो भी डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। You may have noticed that there is a variety in the food eaten by you and your friend.
अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि जो खाना आपने खाया या फिर जो खाना आपके दोस्त ने खाया उसके कितनी वैरायटीज है ना। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ योर कंट्री? तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की जो खाने की डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग जो चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ पे अलग खाया जाता है, आपके वहाँ पे अलग खाना प्रिपेयर होता है, ठीक है, क्या वो हर अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? ऑफ कोर्स करता है। देखिए, हर स्टेट का एक यूनिकनेस होती है खाने में। जैसे कुछ स्टेट्स में राइस ज़्यादा खाए जाते हैं, कुछ स्टेट्स में गेहूं ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मीट ज़्यादा खाई जाती है। तो ऑफ कोर्स हमारे खाने में क्या है, डाइवर्सिटी तो है बिल्कुल, ठीक है। तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके वहाँ पे कौन सा खाना पॉपुलर है, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज़। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, फूड इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन में कैसे कैसे हमारे फूड्स होते हैं, क्या क्या खाए जाते हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं एक्टिविटी 3.2 से। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि अलग अलग स्टेट्स ऑफ इंडिया में कौन कौन से ट्रेडिशनली फूड कंज्यूम किए जाते हैं और कौन सी अलग अलग फसलें वहाँ पे उगाई जाती है। You may refer to books in your library, search the internet and interact with your friends, family and neighbors to collect information. आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाके बुक्स में देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, नेबर से आपको क्या करना है, इंटरेक्ट करना है और आपको ये जो आपको दिया गया है काम उसको कलेक्ट करना है, उस डाटा को, ठीक है। आपको एक डाटा बनाना है अलग अलग स्टेट्स में, आपको ये देखना है कि किस तरीके का खाना वहाँ पे कंज्यूम होता है, कैसी फसलें वहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है। इन टेबल 3.2 ऐड मोर स्टेट्स एंड फिल द कलेक्टेड डाटा। अब आपको क्या करना है, और स्टेट्स ऐड कीजिए और स्टेट्स ऐड करने हैं टेबल में और कलेक्ट कीजिए डाटा और उसमें फिल कीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है वो बताया गया है। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स कौन से खाए जाते हैं, कौन से वहाँ पे ड्रिंक होते हैं, बेवरेजेस होती है, तो वो चीज़ें आपको कुछ स्टेट्स की यहाँ पे दिखाई हुई है। जैसे कि पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। पंजाब में मेज़ हो गया, वीट हो गया, चिकपी, पल्सेस। और कैसा खाना खाया जाता है, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या है, मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और क्या क्या ड्रिंक में लिया जाता है, वहाँ पे क्या फेमस ड्रिंक है वहाँ का, लस्सी, छाछ जिसे हम बटर मिल्क बोलते हैं, दूध, ठीक है, चाय। क्योंकि देखो पंजाब हो गया, पंजाब में आपको भी पता है कि दूध दही का ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में राइस, रागी, उड़द, कोकोनट जैसी फसलें उगाई जाती है। वहाँ के खाने की बात करें तो वहाँ पे इडली डोसा बहुत फेमस है, सांभर फेमस है, कोकोनट चटनी, ठीक है, रसम, राइस, ये सब कुछ वहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम है। और अगर ड्रिंक की बात करें तो वहाँ पे बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी वहाँ का फेमस है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 2-3 स्टेट्स का डाटा दिखाया गया है। तो आपको और स्टेट्स ऐड ऑन करने हैं इस टेबल में और उसमें लिखना है कि वहाँ की क्रॉप्स कौन कौन सी है, कौन सी मतलब ग्रो कराई जाती है, वहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या है। तो ये अब आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और इसको प्रिपेयर आपको खुद से करना है और मैं एक शॉर्ट्स में भी इसका ये जो पूरी टेबल हमारी है अलॉन्ग विद अदर स्टेट्स में लेके आऊँगी, ठीक है। मैं शॉर्ट में अपलोड करूँगी, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको खुद से भी इफ़र्ट्स लगाने हैं, ठीक है। खुद से भी आपको इफ़र्ट्स लगाने हैं, खुद से भी आपको स्टेट्स ऐड ऑन करके और ये टेबल फिल करनी है। Why do we see diversity in traditional food consumed in various states of our country? अब ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं उसमें ये इतनी डाइवर्सिटी क्यों है खाने में, कि मणिपुर में अलग खाना खाया जाता है, कर्नाटका में अलग कंज्यूम किया जाता है, पंजाब में अलग, हरियाणा में क्यों, ऐसा क्यों? तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो टेबल 3.2 में आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसको थोड़ा एनालाइज कीजिए। आर देयर फूड आइटम दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स?
क्या आपको कुछ ऐसे फूड आइटम दिखाई दे रहे हैं जो स्टेट्स में कुछ कॉमन है? जैसे पंजाब में कॉमन है, जैसे आपने देखो ना बेवरेजेस पढ़ा है हमने, ड्रिंक, जैसे पंजाब में भी वही बटर मिल्क फेमस है, कर्नाटका में भी फेमस है, टी फेमस है पंजाब में भी, कर्नाटका में भी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स होंगे जहाँ पे आपको सिमिलैरिटी भी दिखाई देगी फूड आइटम की। तो आपको क्या करना है, उन फूड आइटम की लिस्ट बनानी है। You may find that some food items are common in many states while some are eaten only in a particular state. तो जब आप लिस्ट बनाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो बहुत सारे स्टेट्स में कॉमन होते हैं, कि वहाँ पे भी खाए जाते हैं, वहाँ पे भी खाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे आपको आइटम्स मिलेंगे जो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में ही खाए जाते हैं। तो ये तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप टेबल बनाओगे, इसलिए आपको टेबल प्रिपेयर करनी है। What relation do you find between the traditional food item and the locally grown crops? आप कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल खाना है, ठीक है, ट्रेडिशनल फूड आइटम है, और जो वहाँ पे लोकली जो क्रॉप्स उगाई जाती है उसके बीच में क्या रिलेशन आपको पता लग रहा है? तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो किसी भी स्टेट का ट्रेडिशनल खाना होता है ना, वो यूजुअली वहाँ पे उगाई हुई क्रॉप पे डिपेंड करता है। अब सिंपल सी बात है, देखो जिस स्टेट में जो सी क्रॉप ग्रो करेगी वहाँ का खाना उसी पे तो बेस्ड होगा ना। तो इंडिया जो देखो हमारा जो देश है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और उसमें आपको पता है डाइवर्स सॉइल, डाइवर्स क्लाइमेट है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स जो है वो अलग अलग रीजन में ग्रो कराई जाती है डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। अब देखो हर एक स्टेट का जो सॉइल है वो अलग है, ठीक है, क्लाइमेट अलग है, तो वहाँ पे उसी के हिसाब से जो फेवरेबल कंडीशन है उन्हीं के हिसाब से तो क्रॉप ग्रो करेगी, ठीक है। तो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में जो चॉइसेस ऑफ फूड है वो वेरी करती है, क्यों? अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है। उस पर्टिकुलर रीजन में भाई कौन सी फसल उगाई जा रही है, टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के ट्रेडिशंस क्या है, उसी के ऊपर हमारी जो ये डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है। जो चॉइसेस ऑफ फूड है वो डिपेंड करती है। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछे कि भाई ये डाइवर्सिटी क्यों है खाने में इतनी, ठीक है, हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जो चॉइसेस ऑफ फूड आइटम है वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि भाई हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स की जो सॉइल का टाइप है, क्लाइमेट कंडीशन है, उसी के हिसाब से वहाँ पे वो क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती है, ठीक है। तो उनके हिसाब से, वहाँ के रीजन के हिसाब से, वहाँ के टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से लोगों की चॉइस होती है फूड की। ओके, चलिए नेक्स्ट है हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। देखो ये चीज़ तो आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि पहले खाना किस तरीके से बनाया जाता था, अब कैसे बनाया जाता है। तो कुकिंग प्रैक्टिसेस जो है वो समय के साथ साथ चेंज होती जा रही है। तो आपने ये पढ़ा है कि जो फूड हैबिट होती है वो वेरी करती है अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है। हमारा जो फूड चॉइस है, इवन हमारी जो फूड प्रिपरेशन की जो प्रैक्टिसेस है वो भी एक दूसरे से अलग होती है। तो कह रहे हैव अवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। क्या समय के साथ साथ हमारी खाने की आदतें, खाना पकाने की आदतें क्या चेंज हुई है? चलिए पढ़ते हैं। तो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। आपको क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आप किससे कलेक्ट करेंगे? हम कलेक्ट करेंगे अपने बड़ों से, ठीक है। हम अपने बड़ों से पूछेंगे कि उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, उनकी कुकिंग प्रैक्टिसेस क्या रही हैं, और कुछ सिंपल क्वेश्चंस को आपको पूछना है। क्या क्या क्वेश्चंस पूछने, तो यहाँ पे बताए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू। कि अभी तक आप कौन सा खाना ऐसा है जो आप अभी तक खा रहे हो, और व्हाट इज न्यू, और क्या नया खा रहे हो। दूसरा, व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम। समय के साथ साथ आपने जो खाना पकाने की प्रैक्टिसेस है उसमें क्या चेंज आया आपका। व्हाट हैज कॉज्ड दीज चेंजेस, और इन चेंजेस के कारण क्या है, क्या रीजन है कि वो जो कुकिंग पहले ऐसे की जाती थी अब ऐसे की जा रही है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। तो एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है आपको अपने बड़ों से, ठीक है, और ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, मैं
जब छोटी थी तो उस समय ज़्यादातर खाना चूल्हे पर बनाया जाता था, गैस का बहुत कम यूज़ होता था। ठीक है, गैस तो बाद में आई है, पहले चूल्हे पे ही ज़्यादातर लोग खाना बनाते थे, लकड़ियों का यूज़ करते थे और जो उपले होते हैं उनका यूज़ करते थे। इवन आज भी करते हैं, मेरी मदर आज भी करती है, चूल्हे पे खाना बनाती है। हाँ ऑफ कोर्स वो गैस का भी यूज़ करती है, लेकिन ज़्यादातर समय जो है वो खाना चूल्हे पे ही पकाती है। ठीक है, अगर हम देखें आजकल के जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है वो बहुत चेंज हो चुके हैं। अब तो इंडक्शंस भी आ गए हैं, लोग इंडक्शंस पे भी खाना पकाते हैं, गैस का यूज़ करते हैं, इंडक्शन का यूज़ करते हैं, हीटर का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस चेंज हुई है ओवर द टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक डाटा प्रिपेयर करना है। आप भी बताइएगा आपके यहाँ पे किस तरीके से खाना पकाया जाता है, क्या मेथड आप लोग यूज़ करते हैं, आप गैस का यूज़ करते हैं या चूल्हे का यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे ना कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई है, देखिए पहली पिक्चर में चूल्हा है, ट्रेडिशनल स्टोव, जो कि भाई आपका पुराने समय से ही चलता आ रहा है। दूसरा है आपका मॉडर्न गैस स्टोव, तो मॉडर्न गैस स्टोव में क्या है, एलपीजी है आपकी। ओके, थर्ड है सिलबट्टा। सिलबट्टा आप लोगों को पता होगा, पत्थर का होता है और उसी पे ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब पीसने का काम जो भी हो, जैसे चटनी बनाना हो गया या कुछ ग्राइंड करने का हो गया, वो हम सिलबट्टे पे करते हैं। और सिलबट्टे का प्रो वर्जन जो है वो इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है, जिसे हम मिक्सर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल मिक्सर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि पहले के लोग थोड़े से, मैं ये नहीं कहूँगी आज के लोग मेहनती नहीं है, लेकिन पहले ये कह सकते हैं कि पहले इतना टेक्नोलॉजीज नहीं थी। आजकल बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग सिलबट्टे से पीसने का काम करते थे, लेकिन आजकल सिलबट्टे का कम यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू बताया गया कि ओवर टाइम जो कुकिंग के टूल्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। What are your findings from the interviews you conducted? तो भाई आपने अभी मैंने बताया था कि आपको क्या लेना है, आपको इंटरव्यूज लेना है, इंटरव्यू अपने बड़ों का इंटरव्यू लेना है। उसमें आपने क्या क्या इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की, आपने पूछा होगा कि किस तरीके से वो पहले के टाइम में यूज़ करते थे। तो आपको पता चला होगा कि पहले के टाइम में वो ज़्यादातर क्या यूज़ कर रहे हैं, पहले के टाइम में वो ज़्यादातर चूल्हे का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हाट आर योर फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड, कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। मतलब देखो, जो खाना बनाने की जो ये विधियां होती है या प्रैक्टिसेस जो होती है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। और ये समय के साथ साथ क्या हो गई है, समय के साथ साथ ये चेंज हो गई है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। क्या है कि अगर हम अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की बात करें और या फिर मॉडर्न प्रैक्टिसेस की बात करें, तो बहुत डिफरेंस है इनके बीच में। पहले मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग अ चूल्हा। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप अपने बड़ों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो यही बताएंगे कि भाई पहले हम चूल्हे का यूज करते थे। तो पहले ऑफ कोर्स कुकिंग जो होती थी वो ज्यादातर किस पे की जाती थी, चूल्हे पे। नाउअडेज मोस्ट ऑफ अस कुक यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव। अब आजकल क्या है, आजकल तो ज्यादातर खाना किस पे बनता है, गैस पे बनता है। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा। पहले अगर ग्राइंडिंग का कोई काम होता था तो वो हाथों से होता था, सिलबट्टे का यूज करके। लेकिन आजकल किसका हो रहा है, आजकल हो रहा है इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। अब कह रहे हैं कि और चीजें ढूंढो, और चीजें ढूंढो कि किस तरीके से कुकिंग ग्राइंडिंग पहले की जाती थी। Why have these culinary practices changed over time? ऐसा क्यों हुआ है कि पहले ये चीज यूज होती थी, अब कुछ और हो रहा है, तो ये प्रैक्टिसेस इतनी चेंज कैसे हो गई? These changes may be due to factors such as technological development, improved transportation and better communication। तो भाई ये चेंजेस क्यों आए हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। जैसे भाई मैंने बताया पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। अभी ट्रांसपोर्टेशन भी कितना इम्प्रूव हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाना कितना आसान हो गया है, कम्युनिकेशन कितना बेटर हो गया है। तो इन्हीं फैक्टरों की वजह से ही हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो ओवर टाइम क्या हो रही है, चेंज हो गई है। आपको समझ में आया है ये चीज़?
ठीक है, ये तो कुकिंग प्रैक्टिसेस है। बाकी अगर आप और भी टेक्नोलॉजीज को देखेंगे तो देखो, पहले कपड़े हाथ से धुलते थे, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज कपड़े हाथ से नहीं धुलते, मशीनों का यूज किया जाता है। ठीक है, मशीन का यूज किया जाता है। आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन्स भी आ गई है जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या है, ये सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो पहले के समय में नहीं थी। ये धीरे धीरे समय के साथ साथ और एडवांस होती जा रही है, तो हमारे काम भी सारे क्या हो रहे हैं, आसान हो रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। वट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। अब हम पढ़ेंगे फूड के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो मेदू और मिष्टी एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल्स में जाते हैं जो उन्हीं के ही स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है, और उस फेस्टिवल का थीम क्या होता है, ईट हेल्दी लिव हेल्दी, मतलब अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो। ठीक है, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। तो देखिए स्टॉल आप देख सकते हैं, इस यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए, जैसे राजस्थानी फूड, गुजराती फूड, असमीज फूड। तो यहाँ पे क्या क्या वो चीज़ को एनालाइज करते हैं ये अब हम देखेंगे। तो फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। तो इस फेस्टिवल में आप देख रहे हैं अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई है जिसमें अलग अलग तरीके का ट्रेडिशनल डिशेज वहाँ पे डिस्प्ले की गई है। Dr. Poshita, a nutritional expert, explains to student that health is the ultimate wealth. अब एक डॉक्टर है पोशिता, वो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, वो स्टूडेंट को क्या एक्सप्लेन कर रही है कि भाई हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, मतलब जो हमारा स्वास्थ्य है वही धन है। ठीक है, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो स्वस्थ शरीर है वही क्या है, हमारा धन है। Let us understand what Dr. Poshita means by this statement. अब हम समझते हैं कि भाई उन्होंने इस स्टेटमेंट से, मतलब स्टेटमेंट का क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहती है। Have you ever missed a meal? क्या आपने कभी कोई मील मिस की है, जैसे मॉर्निंग की या लंच की या डिनर। हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील। आपको कैसा फील होता है जब आप कोई मील मिस कर देते हो। जैसे मान लीजिए आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, तो आपने क्या किया, आप फटाफट आपने बैग पैक किया और चले गए, और आप भूल गए, आपने लंच नहीं रखा या ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो एट द टाइम आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब 2-4 घंटे बीतेंगे तो आपको टायर्डनेस फील होगी, थकावट महसूस होगी, लेस एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके अंदर एनर्जी कम रहेगी। When we do not eat for some time, तो जब हम कुछ समय के लिए कुछ नहीं खाते हैं तो हम थोड़ा थकावट महसूस करते हैं, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after race? अभी कह रहे हैं कि जब कोई मैराथन रनर जब भागता है तो आपने देखा होगा कि जब वो रेस कर रहा होता है तो बीच में वो ग्लूकोज वाटर ड्रिंक करता है, या फिर जैसे रेस खत्म होती है तो वो ग्लूकोज वाटर ड्रिंक करता है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है उसका, बताइए मुझे। देखिए वैसे पता है आपको कि जो ग्लूकोज होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में एनर्जी के प्राइमरी सोर्स होता है। ठीक है, सबसे पहला सोर्स एनर्जी का क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो हम सीरियल्स खाते हैं जैसे वीट हो गया, गेहूं, चावल, मेज, वेजिटेबल जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, या फ्रूट्स जैसे बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, ये कुछ सोर्सेज होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के। मतलब ये हमें क्या देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी क्या कह रहा है कि क्या आपको पता है कि जो हम शुगर खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट की टाइप होती है। Why do you think we prefer to have laddus as a part of our traditional diet in winter? अब देखो सर्दियों में आपको पता होगा कि हमारी जो डाइट होती है, ट्रेडिशनल डाइट जो होती है, उसमें लड्डू एक मुख्य रोल प्ले करता है ना। सर्दियों में बनाते हैं ना, लड्डू बनाते हैं, गोंद के लड्डू बनते हैं या फिर बेसन के लड्डू या आटे के लड्डू जिसमें बहुत सारा घी, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाते हैं ना। तो वो क्यों प्रेफर किया जाता है कि सर्दियों में लड्डू खाने चाहिए, बताइए, कौन बताएगा मुझे। देखो बेसन या फिर आपका गेहूं का आटा या घी, उसको मिक्स करके ना, मतलब हम लड्डू बनाते हैं जिसमें गोंद भी डलता है। गोंद क्या होता है, एडिबल गम, मतलब खाने वाला जो गम होता है ना,
मतलब गम तो पता ही होगा आपको क्या होता है, गोंद होता है जो कि खाने वाला होता है, उसको मिक्स करके नट्स का यूज करके सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, इन सभी चीजों को मिक्स करके ना लड्डू बनाए जाते हैं। और ये मेन इंग्रेडिएंट हो गए आपके, घी हो गया, ठीक है, और आपका आटा हो गया, गोंद हो गया, ये मेन इंग्रेडिएंट हो गए। घी और ऑयल के अलग अलग काइंड्स, ठीक है, घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज कॉल्ड फैट। देखो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, अब एक और कंपोनेंट आ चुका है आपके फूड का जो है फैट। फैट में क्या आता है? फैट में आता है आपका घी या ऑयल के जो भी अलग अलग काइंड्स ऑफ ऑयल आते हैं, जैसे पाम ऑयल हो गया, ठीक है, आपका सनफ्लावर हो गया, आपका तिल का तेल हो गया, या फिर आपका मूंगफली का तेल हो गया, ये सारे तेल घी एक कैटेगरी में आते हैं, एक फूड का कंपोनेंट होता है जो क्या होता है? फैट। ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? फैट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब ये जो सोर्सेज ऑफ फैट है ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है या तो प्लांट से या फिर एनिमल से, ठीक है। प्लांट से एनिमल से पता है ना, जैसे हम ये जो वेजिटेबल ऑयल्स खाते हैं ना, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये तो हमारा प्लांट से ही आ रहा है। और अगर हम एनिमल की बात करें तो ऑफ कोर्स घी जो है वो कहाँ से आता है? एनिमल से ही आता है, ठीक है। तो फैट के सोर्सेज हमारे क्या हो सकते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। Nuts such as groundnuts, walnut, coconut, almonds and seeds such as pumpkin seeds, sunflower seeds, ये भी क्या होते हैं? हमारे फैट के सोर्सेज होते हैं। जो भी हम नट्स खाते हैं ना, जैसे बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, आपका वॉलनट हो गया, कोकोनट, ये सब क्या है? सीड्स हो गए, ये सब भी हमारे क्या होते हैं? फैट के सोर्सेज होते हैं। तो फैट भी क्या है? आपका सोर्स है ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट तो है ही है और फैट भी हमारा क्या हो गया? एनर्जी स्टोर का एक सोर्स हो गया। अभी बच्चा क्या कह रहा है कि यस माय ग्रैंडमा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। तो ये कहते हैं कि हाँ, मेरी दादी कहती है कि जो लड्डू होते हैं ना वो घी में रिच होते हैं, मतलब घी से बने होते हैं ना, घी बहुत ज़्यादा होता है उसमें, और जो नट्स होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम इतनी सर्दियों में थोड़ा अपने आप को गर्म महसूस करते हैं। इसलिए सर्दियों में क्या खाने चाहिए? आपको लड्डू खाने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे क्या बताया हुआ देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें फैट्स के कुछ सोर्सेज दिखाए हुए हैं। तो फैट्स किन किन चीज़ों में मिलता है? बटर में आपके पिस्ता हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, वॉलनट हो गए, ग्राउंडनट, सेसेमे सीड, सोयाबीन, कैश्यू, आमंड्स, कर्ड, इन सब में क्या मिलता है? इन सब में फैट्स मिलता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड क्या हो गए? एनर्जी गिविंग फूड वो फूड होते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी, जिसकी वजह से हम दिन भर में इतना सारा काम कर पाते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, देन आप अपने स्कूल का होमवर्क करते हो, फिर शाम को खेलने भी जाते होंगे। तो ये पूरे दिन की जो इतनी सारी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो, ये कौन आपको एनर्जी दे रहा है? ये दे रहे हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ठीक है। अब आपको अपने खाने में फूड आइटम्स को धीरे धीरे पहचानना भी है, ठीक है। मैंने अभी शुरुआत में क्या कहा था? माइंडफुल ईटिंग, कि जो खा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन कैसे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, ये भी देखना है आपको। तो आप जो भी मील लेते हो उसमें ये देखा करो कि हमारा कार्ब्स क्या है, उसमें हमारा फैट क्या है। तो ये सभी चीजें आपकी बॉडी के लिए क्या है? एसेंशियल है, ओके। तो आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये कह रहे हैं कि और भी फूड आइटम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और फैट के क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं। तो उनको पहचानिए और ऐसे फूड आइटम्स को कलेक्ट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है पोलर बेयर की। क्या कह रहा है ये? कि पोलर बेयर्स एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। तो जो पोलर बेयर होते हैं ना, उनकी स्किन के नीचे ना बहुत ज्यादा फैट जमा होता है। अब ये फैट क्या होता है? ये फैट उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये एक तरीके का एनर्जी सोर्स होता है उनके लिए। It supports them during their months long winter sleep
इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। अब ये जो फैट होता है ना, तो क्योंकि ये कहाँ पे रहते हैं, ज्यादातर जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बर्फ पड़ती है वहीं पे रहते हैं, तो ये जो फैट है ये उनकी हेल्प करता है कि वो लॉन्ग विंटर स्लीप, मतलब इतने लंबे समय तक ठंड में सोने के लिए, और ताकि मतलब बिना खाए वो सरवाइव कर सके। तो ये फैट ना एक तरीके से उनके लिए लाइफ को सेव करने के लिए, मतलब आप कह सकते हैं लाइफ सेवियर होता है, क्योंकि फैट उनको क्या करता है, ये फैट उनको गर्माहट महसूस करवाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं और उनकी जो फैट, जो स्किन के अंडर, मतलब अंडर द स्किन ना बहुत सारा फैट जमा होता है, यही फैट उनको क्या कर रहा है, यही फैट उनको सपोर्ट कर रहा है लंबे समय तक बिना खाए सरवाइव करने के लिए, ठीक है, और उनको थोड़ा गर्माहट महसूस कराता है। चलिए अब हम तीसरा कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन। अब तक हमने कौन कौन से कंपोनेंट पढ़े हैं, अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के बारे में पढ़ा है जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन। तो देखो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी हमारे खाने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिल्क प्रोडक्ट, पल्सेस, ये गुड सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, ठीक है, जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट हो गए ना, जैसे दही हो गया आपका, दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है, दालें हो गई, ये सब क्या है आपके प्रोटीन के गुड सोर्सेज है। अब कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनको लार्जर क्वांटिटीज में प्रोटीन की जरूरत होगी अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए। अब मुझे पता है आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, जिन्हें क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना बहुत पसंद होगा। तो आप सभी को, जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको अपनी मसल्स बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। अब क्या है कि लोगों को प्रोटीन मिलेगा कहाँ से, तो ऑफ कोर्स उनको प्रोटीन मिलता है प्लांट से और एनिमल से। अब यहाँ पे कुछ प्लांट सोर्सेज बताए हुए हैं प्रोटीन के, जैसे पल्सेस हो गया, बीन्स, पीज, नट्स, ये कुछ सोर्सेज है प्रोटीन के जहाँ से आप प्रोटीन ले सकते हो। और अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो अभी बताया मैंने मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क हो गया आपका, पनीर हो गया, ठीक है, और एग है, फिश है, मीट है, ये सारे क्या हो गए आपके एनिमल सोर्सेज हो गए। अब प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपकी बॉडी के अंदर जो भी रिपेयरमेंट होती है, आपकी बॉडी के अंदर रिपेयरमेंट चलती रहती है, आपके सेल डैमेज होते हैं, आपकी मसल्स का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो उनको रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। इसलिए हमारे खाने में क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रोथ, हमारी बॉडी की रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, बॉडी को बना रहे हैं, हमारी ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे खाने के लिए, खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरमेंट किससे होती है, प्रोटीन से होती है। आपके खाने में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और प्रोटीन के हमने सोर्सेज आपको बता दिए कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं भैया। दूध होता है, दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट है, पनीर, दही, एग हो गया, मीट हो गया, जो भाई नॉन वेजिटेरियन है वो एग, मीट, फिश ले सकते हैं, ठीक है। पल्सेस हो गए आपके, बीन्स हो गए, मटर हो गए, नट्स हो गए, ये सब क्या है आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को भी ऐड करना है। चलिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये प्रोटीन के कुछ सोर्सेज दिखाए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब क्या कह रहे हैं कि देखो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, मतलब जैसे जो ग्रो कर रहे हैं ना हम, जैसे पिछले साल थोड़ी हाइट छोटी थी, अब बढ़ेगी अगले साल, फिर उससे अगले साल और थोड़ा बढ़ेगा, तो ये ग्रोइंग फेज है आपका। तो ग्रोइंग फेज में अभी जैसे आप भी 6th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स आप लोगों का भी ग्रोइंग फेज चल रहा है, तो आप लोगों को भी अपनी प्रॉपर ग्रोथ, अपनी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना है, राइट अमाउंट में प्रोटीन, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है, देखो अभी हमने कार्ब्स पढ़ लिया, हमने फैट पढ़ लिया, हमने प्रोटीन पढ़ लिया, तो आपको ये बताना है कि जो ऊपर ये पिक्चर दिखाई हुई है सोर्सेज की, प्रोटीन की, कार्ब्स की, फैट की, तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी डेली डाइट में इनमें से कौन कौन से फूड आइटम्स इंक्लूड हैं,
मतलब क्या क्या खाते हो आप अपनी मील में, आपके पास प्रॉपर मील में आप क्या क्या, कि क्या प्रोटीन का सोर्स लेते हो, क्या कार्ब्स का सोर्स लेते हो, क्या फैट का सोर्स लेते हो, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज कि आप अपने मील में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। ओके, अभी क्या कह रहे हैं, हैव यू एवर सीन मशरूम्स, क्या आपने कभी मशरूम्स देखे हैं? देखे होंगे ऑफ कोर्स। दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। कहाँ पे ग्रो करते हैं वो ग्रो करते हैं ज्यादातर जो डार्कनेस हो, मतलब जहाँ अंधेरा हो थोड़ा, और थोड़ा नमी वाला जो प्लेस है, नमी वाला जो जहाँ पे थोड़ा नमी हो ना, वहां पे ये ग्रो करते हैं। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है मशरूम, तो मशरूम खाना चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है, ये बहुत अच्छा सोर्सेज होता है प्रोटीन का। Why do you think we are advised to include serving of fruit, vegetables and other plant-based food in our daily diet? Let us understand the importance of some other food component by reading the following two cases. अब कह रहे हैं कि हमें ये सलाह क्यों दी जाती है कि हमें अपने खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या प्लांट बेस्ड फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। तो यहाँ पे दो केसेस दिखाए हुए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। केस 1 में क्या बताया हुआ है, in earlier times during long voyages sailors often suffered from bleeding and swollen gums. During a voyage in 1746 Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptoms of a disease called scurvy. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखो पहले के टाइम में ना, जब जो बड़ी बड़ी यात्राएं होती थी ना, बड़ी बड़ी यात्राएं, जैसे हम कह सकते हैं सेलर्स क्या होते हैं, सेलर्स वो होते हैं जो समुद्र में यात्रा करते हैं, ठीक है, जो नाव चलाते हैं, यही समझ सकते हैं आप। तो ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस सेलर्स क्या करते थे, बहुत लंबी लंबी यात्रा करते थे, तो वो ज़्यादातर उनके मतलब ब्लीडिंग और जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़ों से खून निकलता था, मसूड़े सूज जाते थे उनके। तो कह रहे ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 एक स्कॉटिश फिजिशियन थे जेम्स लिंड, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेलर्स ऑरेंजेस और लेमन्स कंज्यूम करते हैं वो उन सिम्टम से क्या हो जाते थे, रिकवर्ड हो जाते थे, मतलब ठीक हो जाते थे। तो ब्लीडिंग और स्वॉलन गम्स क्या है, एक सिम्टम्स है, मतलब एक बीमारी के सिम्टम है जिसे हम स्कर्वी कहते हैं। यानी जो मसूड़े से खून आता है ना, मसूड़े से खून आना और जो मसूड़े सूज जाते हैं, ये क्या है, एक सिम्टम्स है, एक बीमारी का सिम्टम है, उस बीमारी का नाम है स्कर्वी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। स्कर्वी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्कर्वी पूछा जाता है कि भाई स्कर्वी बताइए कौन से किसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या है, तो ये याद रखना। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग गम्स और ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स, ठीक है। आप कह रहे हैं व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1, आप क्या समझे आप इस केस 1 को पढ़ के। व्हाट क्योर स्कर्वी, स्कर्वी किससे ठीक होता है, तो हमें अभी हमने पढ़ा ना कि जो सेलर्स लेमन्स एंड ऑरेंज खाते थे उनको मतलब उनको काफ़ी अच्छा मतलब स्पीडी रिकवरी हुई उनकी। तो इससे क्या पता चला कि भाई लेमन्स और ऑरेंज जो है वो स्कर्वी ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है, और विटामिन सी कहाँ प्रेजेंट होता है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में प्रेजेंट होता है। तो लेमन्स और ऑरेंजेस जो है वो इन बीमारियों को ठीक करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। देखो जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में से खून निकलना, मसूड़ों का सूज जाना, ये क्या एक बीमारी का लक्षण है और उस बीमारी का नाम है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी किसमें होता है, विटामिन सी होता है जितने भी खट्टी चीजें होती है, जैसे भाई आंवला हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारी खट्टी चीजें हैं, तो ये खट्टी चीजों में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो अगर हम विटामिन सी लेना चाहते हैं तो हमें खट्टी चीजें खानी पड़ेगी, जिससे हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। समझ में आया, स्कर्वी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए केस 2 पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, 1960 में इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट among the human population in the Himalaya region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent.
कह रहे 1916 में इंडियन साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जो हिमालय रीजन और नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है ना, मतलब ये जो कुछ एरियाज है उसमें जो ह्यूमन पॉपुलेशंस है उनमें उन्होंने कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए। जैसे उनके जो गला है, गले का जो फ्रंट पार्ट है वो स्वेल हो गया, मतलब स्वेल मतलब सूज गया। तो एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज सॉल्ट। तो भाई जो इंडिया गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स आए उसमें एक एफर्ट्स लगाया गया कि भाई एक कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर करना है जिसमें आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए और एक आयोडाइज सॉल्ट बनाना है आपको, ठीक है। अब इस आयोडाइज सोल्ट की कंजप्शन से ये जो सिम्टम्स थे वो क्या हुए, धीरे धीरे रिड्यूस हो गए। तो ये जो सिम्टम्स थे ये हुए थे आपके खाने में आयोडीन की कमी से, ठीक है। क्योंकि इस रीजन में देखो कौन से रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, हिमालय रीजन और नॉर्दर्न प्लेन की। तो कह रहे हैं कि द सिम्टम्स वर ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द सॉइल ऑफ दिस रीजन रिजल्टिंग इन अ लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई। तो ये जो रीजन थे, इस रीजन में जो लोकल फूड है या जो वाटर सप्लाई हो रहा था उसमें आयोडीन की क्या थी, कमी थी, जिसकी वजह से लोगों को आयोडीन की डेफिशिएंसी से ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। तो स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। गोइटर एक बीमारी है और उसके सिम्टम्स होते हैं। ये क्या सिम्टम्स होते हैं, जो गर्दन होती है, गर्दन का जो फ्रंट पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए हमें आयोडीन सॉल्ट ही खाना चाहिए, जो सॉल्ट आयोडाइज्ड हो, जिसमें आयोडीन की मात्रा हो, आपको वही नमक लेना चाहिए। ओके, चलिए अब कह रहे हैं व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम केस 2। देखो हमने क्या सीखा है, केस 2 में हमने सीखा है कि भैया एक बीमारी होती है गोइटर, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपका जो गला है उसका जो फ्रंट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, वो सूज जाएगा, ठीक है। और किसकी कमी से होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए हमें क्या खाना चाहिए, हमें आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए। ओके, you may have learned about iodized salt through newspaper advertisement or by reading about it on a salt packet। तो आपने आयोडाइज सॉल्ट बहुत बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, जैसे न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा आपने, एडवर्टाइजमेंट्स भी आती रहती हैं, ठीक है। सॉल्ट पैकेट्स पे भी लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक सिंपल कॉमन सॉल्ट जिसमें हम रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो वो क्या बन जाता है, आयोडाइज सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट में हमने क्या मिक्स कर दिया, कॉमन सॉल्ट में हमने जो भी हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज होती है आयोडीन की वो हमने उसमें मिक्स कर दी, तो वो हमारा क्या बन गया, आयोडाइज सॉल्ट। ओके, देखो अब यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया हुआ है। इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में सोल्ट फार्मिंग की गई है। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है ट्राइबल कम्युनिटी की, जिसका नाम है अगारियास। दे प्रैक्टिस सोल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। अब ये प्रैक्टिस कहाँ होती है, सोल्ट फार्मिंग की, यहाँ पे नाम बताया हुआ है, गुजरात के कुछ पार्ट्स में, रन ऑफ कच्छ में। तो फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। कह रहा है 8 महीनों के लिए वो क्या करते हैं, वो डेजर्ट में बहुत भयंकर गर्मी में रहते हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं सी वाटर से सॉल्ट को बनाने में, ठीक है। तो हाउ वुड यू फाइंड अबाउट अदर फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज। कह रहे हैं कि क्या आप कुछ और भी मतलब फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे कंपोनेंट्स को जिनकी कमी से हमारी बॉडीज में बहुत सारी डिसीज होती है, या फिर कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक अ टेबल अगेन, ठीक है। बनाइए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमें वेरियस डिसीजेस से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। चलिए एक्टिविटी 3.4 पे बढ़ते हैं। तो लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। सर्वे किया गया है यहाँ पे, ये करते हैं। सर्वे करने के लिए इन्होंने बोला है कि स्टडी द चार्ट गिवन फिगर 3.5 टू एक्सप्लोर द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट। कह रहे हैं कि 3.5 के चार्ट को स्टडी कीजिए और वहाँ आपको क्या किया है, अलग अलग जो फूड कंपोनेंट दिए हुए हैं
उनके सोर्सेज और फंक्शंस को एक्सप्लोर करना है, फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ दीज फूड कॉम्पोनेंट। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको और विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेज को फाइंड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि उन मतलब इन कंपोनेंट की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी और क्या क्या उसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, विजिट योर नेबरहुड, इंटरेक्ट विद पीपल एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम्स लिस्टेड ऑन द चार्ट। कह रहे हैं कि अपने पड़ोस में विजिट कीजिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि क्या मतलब किसी भी इंडिविजुअल को ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं जो चार्ट में दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से आपको ना एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। आप क्या करना है, कोरिलेट दी सिम्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिसीज और डिसऑर्डर। किसी को भी ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उनकी डाइट पूछिए, ठीक है, पता कीजिए कि किसकी डेफिशिएंसी से उसको ये मतलब बीमारी हुई है, क्या डिसऑर्डर है ये, ठीक है। सजेस्ट द पॉसिबल कॉज फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर उनको बताइए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है डाइट में उनकी डाइट में क्या कमी है, किसको चेंज करके या इम्प्रूवमेंट करके वो इन सिम्टम्स से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। उनको सजेस्ट कीजिए कि एक डॉक्टर के पास विजिट करे एडवाइस लेने के लिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, ओके। अपने आसपास जाके देखने हैं कि जो ये चार्ट में हमने पढ़ा है ऐसे कुछ सिम्टम्स लोगों को कुछ दिखाई दे रहे हो तो उन्हें आपको गाइड करना है, ओके। चलिए, नेक्स्ट है आपका फूड कंपोनेंट। एक टेबल बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये टेबल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पूरी लर्न करनी है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। सिम्टम्स पता होने चाहिए, इनके फंक्शंस, डेफिशिएंसी आपको ये अच्छे तरीके से समझ में भी आनी चाहिए और ये यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इस टेबल में क्या क्या पॉइंट्स बताए हुए हैं, तो फूड आइटम है, उनके फंक्शंस क्या हैं, वो कहाँ से मिलेंगे आपको, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है और क्या क्या उनके सिम्टम्स हैं। तो देखिए, पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का फंक्शन क्या है? विटामिन ए का फंक्शन है कि वो आपकी आईज को, आपकी स्किन को क्या करता है, हेल्दी रखता है, ठीक है। उसके सोर्सेज क्या हैं? उसके सोर्सेज मतलब वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है? वो मिल सकता है आपको पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क से। डेफिशिएंसी डिसीज मतलब उसकी कमी से क्या हो जाएगा, अगर आप विटामिन ए नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपका लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन मतलब आपको दिखाई कम देने लग जाएगा। सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेगा कि विटामिन ए की कमी है? तो भी आपको एक तो पुअर विजन हो जाएगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा, या फिर लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, या फिर नाइट में, अच्छा नाइट ब्लाइंडनेस, ये बहुत कॉमन नेम है, इसको याद रखना। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देना, ठीक है। तो रात में अगर दिखाई देना बंद हो गया है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से दिखाई ही नहीं देता है, तो मतलब आप कह सकते हो कि आईज से रिलेटेड आपको दिखाई दे रहा होगा सारा कुछ। तो जो भी सिम्टम्स आपको आईज से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि एकदम से आपका पुअर विजन हो गया है या आपको रात में कम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि विटामिन ए की आपकी डाइट में कमी है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अपना विटामिन ए वाले सोर्सेज बढ़ाएंगे डाइट में, जैसे पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, ठीक है। सेकेंड है विटामिन B1। अब ये क्या काम करता है आपकी बॉडी में, तो ये आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, ठीक है, और आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। जो भी आप अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हो तो उसमें आपकी ये हेल्प कर रहा है। कहाँ से मिलेगा विटामिन B1? लिग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट, इन सब से आपको क्या मिलेगा, विटामिन B1। अच्छा, ये अगर आपकी डाइट में कमी हो जाएगी इसकी, तो क्या लेंगे हम, इसकी कमी से कौन सा डिसीज हो जाता है, बेरी। ये याद रखना है आपको कि बेरी किसकी कमी से होता है, बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। और कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन B की कमी है? तो भाई आपको एक तो स्वेलिंग होगी और आपके पैरों में, हाथों में ना बर्निंग सेंसेशन, मतलब ऐसे लगेगा जैसे कुछ जल रहा है, मतलब एक बर्निंग सेंसेशन होती है, टिंगलिंग सी होगी। टिंगलिंग जस्ट लाइक जैसे हम
रात में सोते हैं ना तो ऐसे पैर और हाथों पे नहीं, जैसे हम कहते हैं कि झंझनाहट सी होती है, जस्ट लाइक दिस, झंझनाहट होना, ठीक है, सांस लेने में थोड़ा ट्रबल होना, थोड़ी परेशानी होना। तो ये कुछ सिम्टम्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि विटामिन B1 की क्या है, शरीर में कमी हो गई है। तो उसकी कमी से कौन सा डिसीज होता है, बेरी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सोर्सेज आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ से, मतलब आप ये सोर्स, मतलब जैसे लिग्यूम, नट्स, होल ग्रेन, ये चीज अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो विटामिन B की कमी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, विटामिन C, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। विटामिन C क्या था, विटामिन C खट्टी चीजों में मिलता था ना, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, गवावा, ग्रीन चिली में भी विटामिन C होता है, लेमन हो गया। तो ये आपकी बॉडी में जो बीमारियां होती हैं उनसे फाइट करता है विटामिन C। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। और इसके सिम्टम्स हमने ऊपर पढ़े हैं कि आपके जो गम्स है वो स्वेल हो जाएंगे, ठीक है, ब्लीडिंग होगी दांतों में, और स्लो हीलिंग हो जाएगी वाउंड्स की। मतलब जैसे चोट लग जाती है ना, तो चोट लगने में घाव जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब लेट भरेगा, मतलब जल्दी से ठीक नहीं होगा, स्लो हीलिंग हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं विटामिन C के। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका विटामिन D। विटामिन D क्या करता है, आपका जो कैल्शियम है, ठीक है, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए कैल्शियम को बॉडी से एब्जॉर्ब करने का काम करता है आपका विटामिन D, ठीक है। आपकी हड्डियों के लिए विटामिन D बहुत जरूरी है, कैल्शियम बहुत जरूरी है। और इसकी बीमारी, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। रिकेट्स के क्या सिम्टम्स है, रिकेट्स के जैसे जो हड्डियां होती है ना वो काफी सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती है, मतलब थोड़ी मुड़ जाती है, पैर ना बिल्कुल स्ट्रेट्स नहीं दिखते, थोड़े कैसे हो जाते हैं, बेंट टाइप हो जाते हैं, मतलब उसमें, मतलब हड्डियां थोड़ी मुड़ी हो जाती है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ है इसके सोर्सेज, क्या लेना चाहिए हमें। तो ऑफ कोर्स सबसे आसान तो यही है कि सनलाइट का एक्सपोजर, यानी धूप लेनी चाहिए। दूध में, बटर में, फिश में, एग्स में, इन सब में क्या होता है आपका विटामिन D। तो धूप भी आपको क्या है कि मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है, जो वो हल्की सी धूप निकलती है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी बेनिफिशियल होती है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। तो वो धूप लेकर आप पूर्ति कर सकते हैं विटामिन D की। और साथ में अपनी डाइट में भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं आपके विटामिन D के सोर्सेज होते हैं। अब है कैल्शियम। कैल्शियम देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कैल्शियम जो है वो आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा आपकी डाइट में तो इससे आपकी हड्डियां और टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा, दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से, ठीक है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, और आपका टूथ डिके होगा, दांत खराब हो जाएंगे। तो इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके सोर्सेज होते हैं मिल्क हो गया, दूध में कैल्शियम होता है, ठीक है। दूध प्रोडक्ट, ज़्यादातर दूध प्रोडक्ट में होता है, जैसे मिल्क, चीज़, पनीर, सोया मिल्क, कर्ड, इन सब में क्या होता है आपका कैल्शियम। आयोडीन आपकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और इसकी कमी से गोइटर हो जाएगा। गोइटर के सिम्टम्स हमने ऊपर ही पढ़े हैं कि आपकी नेक का जो फ्रंट पार्ट होता है वो स्वेल हो जाता है। अब इसके सोर्सेज क्या है, इसका सोर्सेज मेन तो यही है कि आपका आयोडाइज सोल्ट होना चाहिए, और सीवीड, वाटर चेस्टनट, जैसे सिंघाड़ा होता है ना, सिंघाड़ा आपने खाया भी होगा, एक फ्रूट होता है, उसमें आपका आयोडीन अच्छी मात्रा में होता है, तो उसे भी ले सकते हैं आप डाइट में, ठीक है। तो ये आयोडीन की कमी को पूरा करते हैं। उसके बाद है लास्ट आयरन। आयरन आपके ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। अब एनीमिया क्या होता है, एनीमिया खून की कमी को ही बोलते हैं, कि जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स होगा कि आपको कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस महसूस होगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। और इसको कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है, इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं हम हरी पत्तेदार सब्जियां खा के, चुकंदर, अनार, ये सब चीज़ें अगर हम अपने डाइट्स में इंक्लूड करें तो आयरन की कमी आपको नहीं होगी। तो देखो
ये पूरा एक चार्ट है, ठीक है, विटामिन मिनरल्स का यहाँ पे पूरा चार्ट बनाया हुआ है। उनके हमने फंक्शंस पढ़े हैं, सोर्सेस पढ़े हैं, उनसे होने वाली बीमारियां क्या हैं, सिम्टम्स क्या है, ये पूरा चार्ट ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी चार्ट से कोई भी आपसे विटामिन का पूछ लेंगे कि भाई बताओ विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्या सोर्सेज है, क्या सिम्टम्स है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चार्ट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इसको लर्न कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, और आपको ये भी देखना है कि आपकी डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। आपकी डाइट में आपको आइडेंटिफाई करनी है चीज़ों को कि भाई ये जो मैंने आज दाल ली है खाने में, इस दाल में क्या होता है, इस दाल में प्रोटीन होता है, अच्छा ये एग में क्या होता है, अच्छा रोटी में क्या मिल रहा है, मुझे फाइबर मिल रहा है या कार्ब्स मिल रहा है। तो ये आइडेंटिफाई भी करना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिखाया हुआ है कि यू हैव लर्न दैट विटामिन ए, बी, सी एंड डी एंड मिनरल्स, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन आर टू ग्रुप ऑफ फूड कॉम्पोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। अब कह रहे हैं कि अभी देखो, अभी आपने पढ़ा है ऊपर कि विटामिन, मिनरल्स ये आपके फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से बचा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेज और डिसऑर्डर। अब देखो हम कैसे ओवरकम करेंगे विटामिन और मिनरल डिसीजेस को, मतलब इनकी कमी से जो हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस होंगी उसको कैसे ओवरकम करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो मैंने अभी आपको बताया है कि हम इनके सोर्सेज हमें पता होना चाहिए कि विटामिन ए के सोर्सेज क्या है, विटामिन B1 के सोर्सेज क्या हैं, सी के सोर्सेज क्या है, डी के सोर्सेज क्या है। तो अगर हम उन सोर्सेज को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ऑफ कोर्स इनकी डेफिशिएंसी से जो बीमारियां हमें होंगी उनसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है विटामिन ए के कुछ सोर्सेज दिखाए हुए हैं, B1 के, सी के, डी के। तो इन सोर्सेज को अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ऑफ कोर्स आप इनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिसीज से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प, रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस एंड मेंटेन वेरियस बॉडी फंक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो फूड के वो कंपोनेंट जो आपको एनर्जी दे रहे हैं, आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, आपको रिपेयर करने में मदद कर रहे हैं, आपकी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। मेजर न्यूट्रिएंट जो आपके फूड में इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कार्ब्स क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, ठीक है। देखो विटामिन्स और मिनरल्स हमारे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं। ये हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी को अलग अलग डिसीजेज से प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब देखो आपके पेरेंट्स भी आपको एडवाइस करते हैं ना कि आपको दूध पीना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, होल ग्रेन रेगुलरली लेना चाहिए, दालें हो गई, आपका जो पल्सेस हो गए, ठीक है। अब ये फूड आइटम्स क्या है, ये फूड आइटम विटामिन्स के ही तो सोर्सेज हैं, विटामिन मिनरल्स के ही तो सोर्सेज हैं, तभी तो वो आपको खाने के लिए बोल रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि विटामिन और मिनरल आपकी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है भाई। देखो जितना ज़्यादा अमाउंट में आपके कार्ब्स, फैट होते हैं ना, उतनी ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी में, लेकिन फिर भी ये आपकी बॉडी को क्या करते हैं, हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो भले ही इनकी मात्रा कम चाहिए शरीर को, लेकिन ये आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कह रहे हैं कि व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल। आप क्या डिफरेंसेस देखते हो एक कच्चे और पकी हुई सब्जियों के बीच में। हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड। देखो जब हम सब्जी पकाते हैं तो सब्जी जब पका रहे हैं, पकने के बाद उसका कलर कम हो जाता है ना, कलर जो पहले ब्राइट था वो क्या हो गया, फेड हो जाता है।
सॉफ्ट हो जाती है और थोड़ा क्रिस्पीनेस भी नहीं होती उसके अंदर, क्योंकि पहले क्रिस्प ज्यादा होती है लेकिन पकने के बाद क्रिस्पीनेस खत्म। तो देखो कुछ न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन सी और अदर्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो जब हम उसको गर्म करते हैं ना, यानी हाई हीट पे जब कुक करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, उसके लॉस्ट हो जाते हैं। तो वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल इनटू आवर डाइट। तो कह रहे हैं कि क्या फ्रूट्स और अनकुक्ड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना, क्या ये वाइज नहीं होगा, क्या ये समझदारी नहीं होगी? देखो, वॉशिंग कट और पील वेजिटेबल एंड फ्रूट में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन। जब हम सब्जियों को धोते हैं, छीलते हैं, फ्रूट्स को वॉश कर रहे हैं, पील कर रहे हैं, तो उससे क्या होते हैं, बहुत सारे वाइटामिन जो हैं वो क्या है, लॉस हो जाता है। मतलब कुछ वाइटामिन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लेकिन फिर भी हाईली रिकमेंड किया जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंजप्शन से पहले क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। क्यों किया जाता है, क्यों आपको ये रिकमेंड किया जाता है, कौन बताएगा, बताइए। देखो, आपको भी पता है कि ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है ये कहाँ से आते हैं, ये मार्केट से आते हैं, ठीक है। और मार्केट से आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स इनके ऊपर थोड़ा डर्ट तो हो गई, ठीक है। अब वो डर्ट अगर आप उसे वॉश नहीं करेंगे तो क्या होगा, सीधा आपके शरीर के अंदर एंटर करेंगे, जिससे आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए आपको क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को खाने से पहले क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। देखो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो डाइटरी फाइबर्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो डाइटरी फाइबर्स है ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है। देखो, इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब देखो, हमारी बॉडी के लिए कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो है ही है रिक्वायर्ड, लेकिन कुछ डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी ऐसे होते हैं, मतलब डाइटरी फाइबर और वाटर भी ऐसा है जो हमारी बॉडी को जरूरत है। अब ये डाइटरी फाइबर क्या होता है, वाटर तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। वाटर हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन ये डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज बोलते हैं, ठीक है। एक तरीके के मतलब हम कह सकते हैं फाइबर, जो कि आपकी बॉडी को कोई खास न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी के लिए ये क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है। देखो, जो हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, यानी जो जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने से कुछ फूड हमारा ऐसा रहा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकालने के लिए, स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल बनाने के लिए हमारी बॉडी के लिए रफेज की रिक्वायरमेंट होती है, समझे। जो हमारी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसके स्मूथ पैसेज के लिए, मतलब स्टूल जो होता है उसके स्मूथ पैसेज के लिए हमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, रफेज चाहिए होता है। तो रफेज जो है वो हमारे खाने में होना चाहिए, जो कि कुछ प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलता है। अब वो क्या क्या हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स, ये सारे क्या हैं, अच्छे सोर्सेज है रफेज के। तो ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट ओनली हेल्दी फॉर द बॉडी बट इज ऑल्सो गुड फॉर एनवायरमेंट एंड आवर प्लेनेट। तो देखो, जो हमारे यहाँ पे लोकली ग्रो किए जाते हैं फसलें, ठीक है, और जो प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं, उसको खाना ना सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही ये सेहतमंद होता है, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट, हमारे प्लेनेट के लिए भी क्या है, काफ़ी अच्छा होता है। अब देखो बच्चा ये क्या कह रहा है कि माई ग्रैंडमा हैज़ डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द डॉक्टर एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज हाई इन फाइबर। अभी बताया ना मैंने कि जो रफेज है, जो डाइटरी फाइबर्स है, वो भले ही आपके शरीर के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कोई ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं देता है आपकी बॉडी को, लेकिन जो आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसकी स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल के लिए आपका रफेज क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब वाटर की अगर हम बात करें, डाइटरी फाइबर समझ में आ गया। डाइटरी फाइबर क्या होता है, जो स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब हम यहाँ पे वाटर की बात करें तो वाटर देखिए आपकी डाइट का सबसे एसेंशियल पार्ट है,
ये क्या करता है, ये खाने से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, स्वेट के द्वारा, मतलब जो पसीना हो गया, यूरिन हो गया, इसके थ्रू आपके वेस्ट को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। तो हमें हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ है, तो साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। और देखिए बीच में चैप्टर के बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, जैसे चाहे टेबल आ रही है या फिर कुछ भी आपको छोटा मोटा प्रोजेक्ट दिया गया है, तो उनका ना थोड़ा इनिशिएट लीजिए, उनको बनाइए। ये नहीं है कि आपने बस उसको जो मेन रीडिंग है बस उसको पढ़ लिया और बीच में छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते चले गए। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक टेबल आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, ठीक है। तो हर एक चीज़ पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा यही मतलब मोटिव है मेरा इस चैनल पे कि मैं कोई भी चीज़ स्किप ना करूं, ठीक है। चाहे वो टेबल हो, चाहे वो छोटे से फैक्ट्स हो, कुछ भी हो, हमें हर चीज़ को पढ़ना है, हर चीज़ को समझना है। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में, कोलुथर गोपालन, 1918 टू 219 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और ठीक है 1918 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया, तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इंडिया में न्यूट्रिशन रिसर्च के लिए इनिशिएट लिया। ही एनालाइज्ड मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन अप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने 500 से भी ज़्यादा इंडियन फूड के न्यूट्रिशन वैल्यू को कंसीडर किया, ठीक है, और उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक अप्रोप्रिएट डाइट के लिए रिकमेंड किया। He led surveys on the nutritional status of the Indian population, identifying widespread deficiency in protein, energy and other food component. तो उन्होंने काफ़ी सर्वे किया न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर इंडियन पॉपुलेशन पे, और आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो प्रोटीन की कमी से क्या क्या बीमारियां होती है, एनर्जी से या बाकी अदर फूड कंपोनेंट से क्या क्या डेफिशिएंसी से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या दिक्कतें आती है। तो ये सर्वे उन्होंने किया था, ठीक है। दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002, नाउ अ पीएम पोषण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑफ आवर कंट्री। तो इन्हीं की वजह से मिड डे मील का इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2002 में, जो कि आज पीएम पोषण के नाम से इनिशिएटिव चल रहा है। और इनका उद्देश्य था कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है हमारे देश में, उसमें बैलेंस फूड को प्रोवाइड कराया जाए। मतलब जो भी मिड डे मील का खाना आता है वो खाना कैसा होना चाहिए, एक बैलेंस फूड होना चाहिए जिसमें ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन विच रिक्वायर्ड आवर बॉडी इन आवर बॉडी, वो सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सब क्या होने चाहिए, एक बैलेंस फूड में होना चाहिए। This scheme has played a role in improving the health and nutrition of millions of children nationwide. अब इनकी स्कीम की वजह से क्या है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ बच्चों की हेल्थ में, न्यूट्रिशन में क्या है, काफ़ी इम्प्रूव आया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको समझ के चलना है, हर एक चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा कि इन साइंटिस्ट ने क्या काम किया है। इन साइंटिस्ट ने न्यूट्रिशन वैल्यू को, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू को, डाइट को समझा है, ये समझा है कि किस कंपोनेंट की कमी से क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी इनिशिएट लिया, मिड डे मील प्रोग्राम के लिए उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो ये सब चीज़ें आपको कंसीडर करनी है। चलिए अब जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो टॉपिक है फूड के ऊपर अब हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। हमारे खाने में मैंने बताया ना, हमारे खाने में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं। अब उनके टेस्ट भी होंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस खाने में कौन सा इस खाने में कौन सा मतलब कंपोनेंट है, प्रोटीन है या कार्ब्स है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्च के लिए टेस्ट दिया हुआ है। तो लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम। तो चलिए पता करते हैं
कि अलग अलग फूड आइटम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, स्टार्च क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। तो भाई कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिनको आप सिंपल टेस्ट करके पता लगा सकते हो, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको लैब में ही ले जाके क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से हम स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं फैट और प्रोटीन की। तो सबसे पहले हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। तो एक्टिविटी 3.5 में एक यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। चलिए पढ़ते हैं क्या किया गया है इसमें। Take a small quantity of the food item such as a slice of potato, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanut, oil, butter, crushed coconut। तो आपको क्या करना है, ये जो फूड आइटम यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से मतलब कोई भी एक फूड आइटम चूज कर लीजिए, ठीक है, उसको ले लेना है। और आप कोई दूसरा भी फूड आइटम ले सकते हो जिसमें कार्ब होता है, तो यहाँ से भी आप कोई पिक कर सकते हो या अपनी मर्जी से भी आप कोई सा भी एक फूड आइटम ले सकते हैं टेस्टिंग के लिए। अब आपको क्या करना है, प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। अब आपको अलग अलग डिश में, अलग अलग बर्तन में ये जो आइटम ऊपर बताए गए हैं इनका छोटा छोटा टुकड़ा रखना है। ड्रॉपर की मदद से 2-3 ड्रॉप आपको क्या लेना है, डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन की, और हर एक फूड आइटम के ऊपर आपको 2-3 ड्रॉप डालनी है। अब डाइल्यूटेड क्या होता है, डाइल्यूटेड वो होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और आयोडीन की मात्रा कम होती है, उसे डाइल्यूटेड बोलते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि ऑब्जर्व कीजिए कि क्या इन फूड आइटम के कलर में कोई चेंज आया है, क्या वो ब्लू ब्लैक कलर के हुए हैं। तो अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए और इससे ये भी पता चलता है कि अगर ब्लू ब्लैक कलर किसी फूड आइटम के ऊपर आया है तो वो इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब हम यहाँ पे फैट का टेस्ट करेंगे। देखो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर का हो गया इसका मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, स्टार्च है, ये याद रखेंगे आप। ये तो हो गया स्टार्च का टेस्ट। अब अगर हम फैट का टेस्ट करें तो चलिए फैट के लिए टेस्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपने स्टार्च के लिए फूड आइटम लिए थे ना, वही फूड आइटम अब आपको फैट के लिए लेना है और वही आपको क्या करना है, हर एक फूड आइटम को एक अलग अलग पीस ऑफ पेपर पे रख देना है। अब उस पेपर को रैप करना है अराउंड द फूड और उसको प्रेस कीजिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना है कि पेपर फटे ना। अब अगर फूड में थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो क्या करना है, अलाउ द पेपर टू ड्राई, तो थोड़ा पेपर को सूखने देना है। डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच, क्या उस पेपर के ऊपर कुछ ऑयली पैचेस दिखाई दिए आपको। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैच, इस पैच का क्या रीजन है, क्यों आए ये। देखो अगर आपके फूड आइटम में ऑयल या बटर प्रेजेंट है तो ये आपके पेपर पे क्या होगा, ऑयली पैच छोड़ देगा, ठीक है। अब क्या करना है, उस पेपर को लाइट के अगेंस्ट लेके जाना है। कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच, क्या आपको इस पैच से लाइट दिखाई दे रही है जो कि फेंटली शाइन कर रही है, मतलब, ठीक है। देखो ऑयली पैच ऑन द पेपर ये शो करता है कि आपके फूड आइटम में क्या था, फैट था। आप कह रहे हैं कि जितने भी फूड आइटम ऊपर दिखाए गए हैं, क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से आइटम ऐसे थे जिसमें फैट है। देखो आपने ये चीज तो आप अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जो आप लंच लेके जाते हैं स्कूल के लिए, तो स्कूल में जब पराठे लेके जाते हैं आप, तो पराठे जो पेपर में रैप करके दिया जाता है उस पेपर को कभी ध्यान से देखना, उस पेपर पे भी आपको ना ऑयली पैचेस दिखाई देंगे। तो इससे क्या पता चला, इसे यही पता चला ना कि खाने में क्या है, खाने में फैट है। तो अगर आपके पेपर पे ऑयली पैचेस बन गए तो इसका मतलब क्या है, आपके खाने में फैट है, और नहीं बने तो नहीं है फैट, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ऊपर जो हमने ये इतने सारे सैंपल्स पढ़े हैं, इन सैंपल्स में से कौन से ऐसे सैंपल थे जिसमें आपको पैचेस दिखाई दिए ऑयल के। अब ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं भी देखना चाहूंगी ना कि आप कितने मतलब कितने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं।
तो आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जिसको हम अगर परफॉर्म करें तो उसमें ऑयली पैचेस आपको दिखाई देंगे। तो ये तो था फैट के लिए। अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। तो देखो, 2 टेस्ट हमने कर लिए हैं। एक टेस्ट हमने किसके लिए किया? स्टार्च का। तो स्टार्च में हमें क्या पता चला कि अगर ब्लू ब्लैक कलर का अगर आपको कलर दिखाई दिया तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है, और अगर आपको पेपर में ऑयली पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उसमें फैट है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो देखो, ये कह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये बाय द टीचर डेमोन्स्ट्रेट की गई है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको? टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटी। जो पिछली एक्टिविटी इसमें आपने फूड आइटम लिए थे वही फूड आइटम लेने हैं, और आपको क्या करना है? उन फूड आइटम का मोर्टार की हेल्प से पेस्ट बना लेना है या पाउडर बना लेना है। तो ठीक है, आप मतलब जो मोर्टार होते हैं ना पीसने के लिए, सिलबट्टा या जो भी, उससे क्या करना है? उस फूड आइटम का पाउडर बना लेना है। अब पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है? आधा आधा चम्मच हर एक फूड आइटम का अलग अलग क्या करना है? टेस्ट ट्यूब में डालना है। देखो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी दिए हुए हैं, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि दीज केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर। डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल अनलेस आस्क्ड टू डू सो। कह रहे कि ये जो केमिकल्स है ना ये हार्मफुल होते हैं बहुत, और इनको ना बहुत ध्यान से हैंडल करना है, पकड़ना है, इनको टच नहीं करना है। जब तक आपको कहा ना जाए तब तक इन केमिकल को टच नहीं करना है। और गलती से अगर ये केमिकल आपकी बॉडी पे गिर गया है, ठीक है, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है? वॉश करना है अफेक्टेड एरिया को पानी से। अपने माउथ में ना ही स्मेल करना है ना ही मुंह में डालना है। ये केमिकल्स आपके शरीर के लिए क्या हो सकते हैं? खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए इसको क्या करना है? टीचर या अपने जो एडल्ट होते हैं उनकी सुपरविजन में ही आपको ये टेस्ट करने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है? अभी हमने क्या किया था? हमने हर एक फूड आइटम को मोर्टार की हेल्प से पाउडर बना लिया था, और आधा आधा चम्मच एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में सारे फूड आइटम को डालना है। अब उन टेस्ट ट्यूब में आपको 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करना है और उसको शेक करना है अच्छे से। आप क्या करेंगे? अब हर एक टेस्ट में ड्रॉपर की मदद से 2-2 ड्रॉप, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 2-2 ड्रॉप आपको हर एक टेस्ट ट्यूब में डालनी है। आप क्या करेंगे? एक और दूसरा ड्रॉपर ले लीजिए, और अब आप कास्टिक सोडा की 10-10 ड्रॉप डालेंगे हर एक ट्यूब में। शेक कीजिए और टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट के लिए अनडिस्टर्ब रख दीजिए। देखो, पहले क्या किया? पहले आपने उसका पाउडर बनाया, पाउडर बना के उसको टेस्ट ट्यूब में डाला आधा आधा चम्मच, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने टेस्ट ट्यूब में पानी डाला 2-3 टीस्पून 2-3 चम्मच, शेक किया। फिर उसमें हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको 2-2 ड्रॉप क्या डालनी है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, और दूसरे ड्रॉपर की मदद से आपको 10-10 ड्रॉप किसकी डालनी है? कास्टिक सोडा की। शेक करना है और टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट के लिए आपको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। चलिए क्या होगा देखते हैं। कह रहे डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। क्या आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके कुछ कंटेंट वायलेट कलर के हुए? ये जो वायलेट कलर होगा ये आपका उस फूड आइटम में प्रोटीन की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा। तो जिस भी फूड आइटम का कलर, जिस भी टेस्ट ट्यूब का कलर कैसा हो गया? वायलेट कलर का हो गया। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि उस फूड आइटम में क्या था? उस फूड आइटम में आपका प्रोटीन था। तो ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो जिस भी फूड आइटम में प्रोटीन होता है उसका कलर कैसा हो जाता है? वायलेट कलर का होता है। What conclusion can you draw from table 3.3? Which food items show the presence of more than one nutrient? अब कह रहे हैं कि टेबल 3.3 से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? कौन से ऐसे फूड आइटम है जो एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस को बता रहे हैं? Which food item show the presence of both protein and fat? कौन से फूड आइटम ऐसे हैं जो प्रोटीन और फैट दोनों की प्रेजेंस शो कर रहे हैं? देखो, प्रोटीन और फैट की प्रेजेंस पीनट शो कर रहा है। पीनट क्या होती है? आपकी मूंगफली के दाने, जिसमें क्या होता है? जिसमें प्रोटीन भी होता है और क्या होता है? फैट भी होता है।
तो आपको ना ये पूरे टेबल में ना ऐसे ऐसे फूड आइटम चूज करने हैं जो एक से ज्यादा क्या दिखा रहे हैं, न्यूट्रिएंट शो कर रहे हैं कि भाई उसमें प्रोटीन भी है। जैसे प्रोटीन का टेस्ट भी उसने पास कर लिया, फैट का टेस्ट भी उसने पास कर लिया, तो फैट भी उसमें है, प्रोटीन भी उसमें। तो ऐसे फूड आइटम की आपको क्या करनी है, टेबल बना लेनी है। तो देखो ये इंडिकेट करता है कि एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट। ये इंडिकेट करता है कि जो खाना हम खाते हैं उसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब कह रहे हैं इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, क्या ऐसा भी कोई फूड आइटम है जिसमें इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, ना प्रोटीन है, ना फैट है, ना स्टार्च है। तो कह रहे हैं विच ऑफ दीज फूड्स डू यू कंज्यूम डेली, इनमें से कौन सा फूड आप कंज्यूम करते हो डेली। तो ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। तो ऐसे और फूड आइटम को ट्राई कीजिए, फाइंड कीजिए जो अच्छे सोर्सेज हैं स्टार्च, फैट और प्रोटीन के। देखिए इस चैप्टर में आपको ना बहुत सारी चीजें पता चल रही है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, कार्ब्स क्या होते हैं, क्यों खाने चाहिए, क्या बैलेंस मील होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखो एक और टेबल यहाँ पे आ चुकी है, एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट प्रेजेंट्स इन वेरियस फूड आइटम। अब आपको अलग अलग फूड आइटम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उसको एक्सप्लोर करना है। तो देखिए हम पीछे पूरा अच्छे से समझ चुके हैं, प्रोटीन का टेस्ट में क्या होता है, स्टार्च के टेस्ट में क्या होता है, फैट के टेस्ट में क्या होता है। अब आपको ये टेबल बनानी है। जैसे यहाँ पे फूड आइटम का नाम दे दिया गया है पोटैटो। अब पोटैटो में देखो जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो उस फूड आइटम का कलर कैसा होगा। तो देखो आपको बताया था कि जो पोटैटो होता है, ठीक है, उसमें हम स्टार्च की प्रेजेंस चेक करेंगे। तो स्टार्च की प्रेजेंस अगर वो कैसे कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें स्टार्च है। तो यहाँ पे बिफोर आयोडीन टेस्ट और आफ्टर आयोडीन टेस्ट है। तो देखो आयोडीन टेस्ट से पहले कलर कैसा है पोटैटो का, येलो येलो कलर का होता है, ठीक है। और जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो कैसा कलर का हो जाएगा, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। जिससे हमें क्या पता चला, जिससे हमें पता चला कि उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। अब यहाँ पे ऑयली पैच का टेस्ट करने वाले हैं हम फैट के लिए। तो फैट के लिए हम क्या पता करते हैं कि अगर उसमें ऑयली पैच आ गया पेपर पे तो इसका मतलब फैट है, नहीं आया तो नहीं। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन करनी है आपको, प्रिडिक्शन अनुमान लगाना है कि अनुमान लगाओ कि क्या ऑयली पैच आते हैं पोटैटो से, यस या नो। ऑब्जर्वेशन करनी, यस या नो, ऑब्जर्व करो। प्रिडिक्शन किया पहले तो फिर ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में बताओ यस या नो। ऐसे ही आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है। प्रोटीन के टेस्ट में आप कलर देखेंगे, अगर वो वॉयलेट कलर का हो गया तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है, नहीं हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो बिफोर प्रोटीन टेस्ट उसका कलर कैसा है, आफ्टर प्रोटीन टेस्ट उसका कलर कैसा है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि उसमें स्टार्च, फैट, प्रोटीन प्रेजेंट था या नहीं था, यस या नो। तो ये बहुत सारे फूड आइटम आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इस फूड आइटम को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आयोडीन के सॉल्यूशन से आप स्टार्च पता लगा सकते हो। फैट का तो सिंपल है, पेपर में देखिए पैच आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। प्रोटीन के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटीन के लिए आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए। और किस चीज का सॉल्यूशन चाहिए, हमने दो सॉल्यूशन पढ़े थे, एक तो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो ये दो सॉल्यूशन से आप प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेबल आपको प्रिपेयर करनी है। हालांकि हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल मैं बता सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने अभी कहा था कि कुछ इनिशिएट आपको भी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जितने आपसे पॉसिबल होते हैं, जितने भी फूड आइटम आपसे पॉसिबल होते हैं, उतने फूड आइटम पे आप ये टेस्ट करके देखिए, ठीक है। बाकी इस पूरी टेबल का जो भी आंसर होगा, ठीक है, उसको मैं एक शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। वहाँ से जाके भी आप रीचेक कर सकते हो कि जो चीज़ आपने परफॉर्म की है या जिस चीज़ को आपने टेस्ट किया है वो सही की है या नहीं की है, ठीक है। तो ये जितना भी टेबल का पूरा कंटेंट है, जो भी टेबल का आंसर्स होंगे, वो अच्छे से एक्सप्लेन हम शॉर्ट्स में कर देंगे। तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए, मे बी दिस इज द लास्ट टॉपिक, बैलेंस डाइट। तो अभी हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया है।
तो अभी हम बैलेंस डाइट भी पढ़ लेंगे। बैलेंस डाइट क्या होता है, देखो कह रहे कि क्या सभी के लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होती है। देखो क्या आपके दादा दादी को सेम टाइप या सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है? देखो हर एक एज में जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है ना वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है, जेंडर के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से, हेल्थ स्टेटस के हिसाब से, हमारी लाइफस्टाइल। तो इन सब चीज़ों पे आपकी डिपेंड करती है आपकी डाइट कि भाई अगर मान लो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला बंदा है, मान लो एक स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो क्या है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, उसकी मसल्स का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, तो उस मसल्स को ग्रो कराने के लिए, बिल्ड कराने के लिए हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगा। तो हर एक की एज, हर एक के जेंडर, हर एक की फिजिकल एक्टिविटी, उसके हेल्थ स्टेटस, उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से उनका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो भी क्या करता है, वेरी करता है। चलिए लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 3.8। देखो आपने 3.1 सबसे पहली जो एक्टिविटी थी उसमें आपने लिस्ट बनाई थी ना कि आपने पूरे हफ्ते में क्या क्या कंज्यूम किया। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि चेक कीजिए कि वेदर योर फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ नॉट चेक विच न्यूट्रिएंट और अदर फूड कंपोनेंट नीड टू बी एडेड। अब आपको उसमें चेक करना है कि जो भी खाना आपने ऐड किया है क्या उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट है या वो सारे एसेंशियल कंपोनेंट है जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर नहीं तो उन न्यूट्रिएंट्स को चेक कीजिए, उन फूड कंपोनेंट को चेक कीजिए जो ऐड होने ज़रूरी हैं, ठीक है। इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर को हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि जो डाइट हम ले रहे हैं ये जानने के लिए कि भाई वो डाइट जो हम ले रहे हैं उसमें वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है भी या नहीं है, ठीक है। तो वो डाइट जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो, रफेज हो, वाटर हो, हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए, उसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट। समझे? तो एक जो थाली होती है ना, एक मील, उस मील में हर एक वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयरमेंट के लिए, वो सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में अगर उस मील में है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी बैलेंस डाइट, ठीक है। अब कह रहे हैं कि व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस डाइट। अब आप अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस करने वाले हो एक बैलेंस डाइट बनाने के लिए। तो ऑफ कोर्स आप भी मुझे बताइए कि पहले आपकी मील में क्या था, मतलब आप मॉर्निंग में, लंच में, डिनर में क्या क्या आप खाना लेते थे, और अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। चलिए यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है, इसको भी पढ़ते हैं। देखो आपको यहाँ पे दो पिक्चर दिखाई हुई है, एक है पोटैटो वेफर्स और एक है रोस्टेड चना। इनकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन रीड करनी है आपको। देखो जब भी हम कोई पैकेट का सामान लेके आते हैं तो मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे होंगे, इवन मी ऑल्सो, कि बिना उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पढ़े हम खा लेते हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी चाहिए। उसके पीछे लिखा होता है कि उसमें कितनी मात्रा में एनर्जी है, कितनी मात्रा में कार्ब्स है, कितनी मात्रा में प्रोटीन है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग सीधा खाते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पढ़ना है, आपसे आपको हर एक पैकेट जो आप बाहर से खा रहे हो, बाहर से जो भी चना ले रहे हो या चिप्स ले रहे हो या बिस्किट्स ले रहे हैं, कुछ भी व्हाटएवर, उन सभी की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, रीड करनी है। तो चलिए यहाँ पे दो फोटो दिखाई हुई है, इनकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं। ये पर 100 ग्राम इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब 100 ग्राम में कितनी एनर्जी है, कितना फैट है, कितना कार्ब्स है। चलिए तो ये है पोटैटो वेफर्स। तो वेफर्स में एनर्जी कितनी है, 536 किलो कैलोरीज, और चने में है 355 किलो कैलोरीज, ओके।
फैट है 35 ग्राम और यहाँ पे फैट है 6.26 ग्राम। इसमें कार्ब्स है 53 ग्राम और चने में कार्ब्स है 58.58 ग्राम। पोटैटो वेफर्स में प्रोटीन 7 ग्राम है और चने में प्रोटीन है 18.64 ग्राम। डाइटरी फाइबर इसमें 4.8 ग्राम है और चने में है 16.8 ग्राम। क्या आप बता सकते हैं कौन सा अच्छा है आपकी सेहत के लिए? चना अच्छा रहेगा या पोटैटो वेफर्स अच्छे रहेंगे? चलिए मुझे बताइएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कि आपको रोस्टेड चना ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए सही लगेगा या पोटैटो वेफर्स। तो डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ से आप पता लगा सकते हो ना कि किसमें प्रोटीन ज़्यादा है। तो प्रोटीन बताया ना मैंने, प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मुझे बताइए दोनों में से आप खाना किसे पसंद करेंगे, पोटैटो वेफर्स को या रोस्टेड चना को? एंड विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी, रोस्टेड चना या पोटैटो वेफर्स? विच वन इज गुड? So based on the nutritional information on the food packets given above, which food would you choose and why? तो देखो इसने भी वही क्वेश्चन पूछा है कि इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप बताइए कि कौन सा खाना आप पसंद करेंगे, ठीक है, कौन सा चूज करेंगे और क्यों, क्या रीजन है। अब आप में से आधे तो ये कहेंगे कि टेस्टी तो ज्यादा पोटैटो वेफर्स है। टेस्ट पे नहीं जाना होता है, कभी कभी हेल्थ के बारे में भी सोचना पड़ता है, ठीक है। तो हेल्थ के बिहाफ पे बताइएगा मुझे कि कौन सा शरीर के लिए अच्छा होगा। देखो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो बहुत हाई कैलोरीज वाले होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज होती है क्योंकि उनके अंदर शुगर कंटेंट और फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और उनमें प्रोटीन की मात्रा, मिनरल्स, वाइटामिन, डाइटरी फाइबर ये बहुत कम होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे ख्याल से आप में से सभी बच्चों को जंक फूड खाना बहुत पसंद होगा, ठीक है। अब ये जो जंक फूड होते हैं या फिर जो पैकेट्स वाले खाने होते हैं, ये क्या है, इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, शुगर कंटेंट, फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम इसमें एसेंशियल अपने न्यूट्रिएंट को ढूंढे, जैसे प्रोटीन को ढूंढे, वाइटामिन को ढूंढे, ये बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो ये फूड क्या कहलाते हैं आपके? जंक फूड, ठीक है। इनको जंक फूड कहते हैं, कचरा होता है ये, ठीक है। ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन तो होता नहीं, सिर्फ क्या है, इनमें हाई कैलोरीज है, हाई शुगर है और फैट कंटेंट ज़्यादा है। अब इनमें क्या क्या आएंगे? इनमें पोटैटो वेफर्स आएंगे, ठीक है, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। ये सारे फूड्स इंक्लूड होते हैं जंक फूड में। तो अगर आप इन फूड्स को कंज्यूम करेंगे फ्रीक्वेंटली, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन अगर आप इन खाने को खाएंगे, तो ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये आपके शरीर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जिससे आपका जो शरीर है वो कैसा हो जाएगा? ओबीज। ओबीज क्या होता है? ओबीज होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है, ठीक है। जब इंसान बहुत ज़्यादा मोटा होता चला जाता है तो वो ओबीज की कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसे पर्सन को फिर फर्दर बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ेगी, जैसे बीपी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कहीं थायराइड प्रॉब्लम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। डॉक्टर पोशिता ने एक स्टेटमेंट दी थी ना कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। तो इस स्टेटमेंट को आप हमेशा याद रखेंगे। आपको अपने शरीर की देखभाल रखनी है, हेल्दी रखना है, ठीक है, एक बैलेंस डाइट लेनी है और जंक फूड को क्या करना है? अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जंक फूड अवॉइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? ओबीज कैटेगरी में चली जाएगी। आपकी बॉडी को बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए आप जो भी खाना खाते हैं उसको स्मार्टली चूज करना है, उसकी इंफॉर्मेशंस पढ़नी है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं कि किस खाने से हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितनी एनर्जी मिल रही है, ये सब आपको ध्यान में रखते हुए अपना खाना चूज करना है, ओके। चलिए, गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। Which of the two food you studied in activity 3.9 could be labeled as junk food? अब कह रहे हैं कि जो 3.9 एक्टिविटी में आपको 2 फूड दिखाए गए थे, क्या आप बता सकते हैं उन दोनों में से कौन सा जंक फूड है? पोटैटो वेफर या फिर रोस्टेड चना?
चलिए आप लोग बताइएगा फटाफट कि रोस्टेड चना या पोटैटो वेफर, विच वन इज जंक फूड। चलिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दी गई है। क्या है इंफॉर्मेशन में? पैकेज फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि जो खाने के आइटम्स होते हैं, जो पैकेज मतलब पैकेट वाले होते हैं, उनकी पीछे इंफॉर्मेशन लिखी होती है उनके न्यूट्रिएंट्स की। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में हर एक न्यूट्रिएंट के अमाउंट दिया होता है कि भाई प्रोटीन कितनी मात्रा में है, एनर्जी कितनी मात्रा में है, फैट कितनी मात्रा में है। Sometimes more nutrients are added to the food during processing to improve its nutritional quality। कह रहा है कि कभी कभी और भी कुछ न्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है इनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे यहाँ पे आयोडाइज सॉल्ट्स और कुछ बेबी फूड्स हैं जो कि फोर्टिफाइड फूड्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। The Food Safety and Standard Authority of India is a government agency that regulates food quality in India। इंडिया में फूड क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए एक गवर्नमेंट एजेंसी बनाई हुई है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, इसको याद रखना है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आई होप। जितना हमने अभी तक पढ़ा है मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखिए अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कुछ रह गया हो मेरी तरफ से, ठीक है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाई हूँ या फिर मुझसे स्किप हो गया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर काम कर पाऊँ, ठीक है, उन डाउट्स को सोल्व कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ समय समय पे मुझे बताते रहना है आपको, क्योंकि अभी मैंने 6th क्लास का 3rd चैप्टर अपलोड किया है, आगे मैं और भी चैप्टर्स अपलोड करूँगी। तो मुझे मेरी कमियां अगर हो रही है कहीं पे तो प्लीज़ मुझे बताते रहना आप लोग। चलिए अगर इस चैप्टर का एक शायद एक ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसको भी कवर कर लेते हैं, चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा मिलेट्स, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स। चलिए पढ़ते हैं। यू may have heard of जवार, बाजरा, रागी एंड सांवा। These are native crops in India. These can be easily cultivated in different climatic condition। देखो आपने बहुत सारी फसलों के नाम सुने होंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ फसलों के नाम बताए हुए हैं, जवार, बाजरा, रागी, सांवा। ये हमारे इंडिया की नेटिव क्रॉप्स हैं, मतलब ज़्यादातर उगाई जाती हैं यहाँ पे, और इनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। ये हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होते हैं जिनको हम मिलेट्स बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या कभी आपने इन मिलेट्स से बनी हुई कुछ चीज़ें खाई हैं, कुछ फूड आइटम्स ट्राई किए हैं? देखो मिलेट्स जो होते हैं ना वो छोटे छोटे साइज के ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, और हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरी। बहुत मतलब ये कह सकते हो बहुत सालों से, बहुत सेंचुरी से हमारी इंडियन की डाइट की एक पार्ट रहे हैं, मतलब शुरुआत से खाए जा रहे हैं। दे हैव रिगेन पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। इनकी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मतलब ये पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देते हैं। इनके अंदर बहुत अच्छा सोर्स विटामिन का मिलता है, आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स मिलते हैं, डाइटरी फाइबर्स मिलता है। इसी वजह से इनको हम मल्टी न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं। मतलब न्यूट्री सीरियल्स का मतलब क्या है कि इसमें बहुत अलग अलग तरीके के हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के हमें वाइटमिन्स, मिनरल्स मिल रहे हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्री सीरियल्स, क्योंकि ये सीरियल्स हमें क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिशंस दे रहे हैं, इसलिए न्यूट्री सीरियल्स हैं। अब कह रहे हैं कि दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये क्या है, एक बैलेंस डाइट है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट बनाने में इन लोगों का मतलब इन सीरियल्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है हमारी डाइट में, ठीक है। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। देखो मिलेट्स समझ में आया, मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स हमारे छोटे छोटे स्मॉल साइज ग्रेन्स होते हैं जो हमारी
डाइट के लिए, एक बैलेंस डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। बहुत अच्छा इनमें विटामिन हमें मिलता है, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, न्यूट्री सीरियल्स। ठीक है, अब ये जो खाना हम खा रहे हैं ये फार्म से हमारी प्लेट में कैसे आ रहा है। ठीक है, देखो क्या प्रोसेस क्या है इसके पीछे, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, कितना समय लग रहा है, कितना इफर्ट्स लग रहा है। ठीक है, एक मतलब गेहूं के दाने को किस तरीके से उगाया जाता है, कैसे वो मतलब फसलें तैयार होती हैं, कैसे वो उस दाने को फसल से अलग किया जाता है, कैसे वो हमारी प्लेट तक आ रहा है, ये पूरा हमें अंडरस्टैंड करना है इस पूरे प्रोसेस को, कि एक घर में जो रोटी बन रही है उस रोटी बनने के पीछे का क्या प्रोसेस है, वो कहाँ से आई, कैसे क्या हुआ, ये पढ़ना है अब हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है फार्म टू प्लेट। तो सबसे पहले फार्मर्स ने क्या किया, फार्मर्स ने गेहूं उगाया। ठीक है, गेहूं उगाया, उगाने के बाद फसलें तैयार हुई, पकी, उसके बाद थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स, मतलब थ्रेशर की मदद से क्या किया गया, उनके सीड्स को अलग किया गया, उनके दानों को अलग किया गया। ठीक है, उसके बाद उनको स्टोर किया गया। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, उसके बाद क्या किया गया, उनको स्टोर किया गया। फिर स्टोर करने के बाद ग्राइंडिंग हुई। ठीक है, ग्राइंड किया गया, पीसा गया दानों को और पैक किया गया। पैक करने के बाद फिर रिटेल शॉप पे उनको ट्रांसपोर्ट किया गया, भेजा गया, और रिटेल शॉप से फिर हमने वो चीज़ें खरीदी, और खरीदने के बाद वो खाना हमारी प्लेट में आया। तो आप देख सकते हो कितना लंबा प्रोसेस है। ये एक चपाती की स्टोरी है, फ्रॉम फार्म टू प्लेट, मतलब किसानों के खेत से लेके हमारे प्लेट तक के आने का सफ़र, क्यों कितना उसने ट्रैवल किया है, कहाँ से कहाँ तक वो आई है। फार्मर से पहले, मतलब पहले फार्मर के पास, मतलब फार्मर्स ने हमारे गेहूं को उगाया, उगाने के बाद क्या हुआ, थ्रेशिंग, विनोइंग, उसके बाद स्टोरेज हुई, स्टोरेज के बाद ग्राइंडिंग हुई, ग्राइंडिंग के बाद पैकेजिंग हुई, फिर क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के बाद सीधे फिर वो हमारी प्लेट तक आई। ठीक है, तो देखो ये जो एंटायर डिस्टेंस जो ट्रैवल की गई है, ए बैग ऑफ व्हीट या फिर और कोई दूसरा फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, इसी को हम क्या कहते हैं, फूड माइल्स। मतलब बनाने वाले से खाने वाले तक का जो ये सफर है, इसी को हम क्या कहते हैं, फूड माइल्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कौन है हमारे, कौन बना रहा है, कौन पका रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो है हमारे किसान। ठीक है, हमारे फार्मर्स। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम उस चीज़ को खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर हो गए। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का जो ये सफ़र है, जो ये डिस्टेंस ट्रैवल की गई है, उसी को हम क्या कहते हैं, फूड माइल्स। ठीक है, अब कह रहे हैं रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पोल्यूशंस ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट। इट हेल्प्स support local farmers and it also keep our food fresh and healthy। कह रहे फूड माइल रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक तो कॉस्ट कम होगी। ठीक है, दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन में इतना पोल्यूशन होता है उसमें हेल्प मिलेगी, लोकल फार्मर को सपोर्ट मिलेगा, और ये हमारे खाने को भी क्या करता है, फिर भाई देखो हमारा इतना लंबा जो ट्रैवलिंग हुई है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एक बैग ऑफ व्हीट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक लाने के लिए, अगर हम उसका फूड माइल, इतना डिस्टेंस जो है उसको रिड्यूस कर देंगे, तो उससे कितनी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फार्मर को भी सपोर्ट मिलेगा, खाना भी हमारा फ्रेश और हेल्दी रहेगा। ठीक है, पोल्यूशन भी नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाना वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खाना खा रहे हैं, फिर उनका पेट भर गया, फिर वो आधा खाना अनकंज्यूम मतलब रह गया प्लेट में। देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो खाना आ रहा है ना हमारे प्लेट में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत सारा एफर्ट लगता है। तो
किसी भी खाने को अनकंज्यूम करके छोड़ देना, मतलब बिना खाए या फिर आधा खा के छोड़ देना बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी खाना हमारे प्लेट में आ रहा है उस खाने को बनने में बहुत समय लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, इसलिए हमें उतना ही खाना डालना चाहिए प्लेट में जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारे खाने की जो वेस्टेज है वो कम होगी। ठीक है, और दूसरा हमारा खाना वेस्ट नहीं होगा। और देखो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है, मतलब 2 समय का 3 समय का खाना वो नहीं जुटा पाते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा खाने को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। अब वो कह रहे हैं कि जो जो प्रोसेसेस यूज होते हैं खाने को फार्म से प्लेट तक लाने के लिए, उसमें कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें हमने ना, इस टॉपिक में हमने यही पढ़ा है कि खाने को रिस्पेक्ट करो, अच्छा खाओ। ठीक है, शेयरिंग करना सीखो और रिस्पेक्ट करो फूड की, और लोकल प्रोड्यूसर को सपोर्ट करो। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें आई होप समझी होगी, सीखी होगी कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका हमारे शरीर में क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर को आपको फिर से बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नोट्स बनाने, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और बीच में जो जो क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए हैं आपको, उनके आंसर्स भी आपको देने हैं। उसी से मुझे पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हो। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, कोई क्वेश्चन आपको, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसका मैं जवाब दूंगी आपको। ठीक है, आपके डाउट्स जितना हो सकेगा मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है, और जो भी टेबल्स वगैरह बीच में आई है उसको प्रिपेयर करना, और शॉर्ट्स के माध्यम से मैं उनको अपलोड भी करूंगी, उन टेबल्स को, उनमें आंसर्स रहेंगे, अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन होंगी, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर की लेकर आएंगे, अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।